हाय, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो कक्षा 10 मॉडल पेपर 2021 का अभ्यास हेतु जो दिया गया था आप लोगों को। तो इसका हमने जो है बहुविकल्पीय बता दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन बता दिया है। और इसके बाद जो है आप लोग को हमने जो है इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया है, ये वाला ये दूसरे का प्रश्न संख्या 2 का जो है क और ख बता दिया है। अब इसमें इस वीडियो में हम लोग ग घ और इसका जो है सभी तीसरे का जो है सभी खंड देख लेना है हम लोगों को इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसका जो है ग। तो ग क्या कह रहा है कि ए बी सी और जो है बी डी ई समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज बी ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखिएगा हल। और हल में जो है आप लोग को क्या लिखना है, कह रहा है कि दो त्रिभुज हम लोग को दिया गया है। एक जो है ए बी सी डी, दो त्रिभुज दिया गया है। वैसे कि इसमें जो है आकृति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए आकृति बना दे रहे हैं। कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है बी, एक त्रिभुज क्या है बी डी और ई, एक त्रिभुज क्या है बी डी ई है, ठीक है। दो त्रिभुज हम लोग को दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज बी डी ई, है ना। माना यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुज है ए बी सी और बी डी ई, है ना। अब इसमें कह रहा है कि जो ये डी बिंदु है ना, ये डी बिंदु ये बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है। सब मिला के आपको समझ लीजिए कि ए जो है बी और है डी है, ठीक है। और यहाँ से जो है काट के समझ लीजिए कि यह त्रिभुज दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब यह त्रिभुज यहाँ से काट के गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि इस भुजा के संगत ये बी डी भुजा है ना। तो इस भुजा के माने बी सी के संगत जो है बी डी भुजा है। यहाँ पे हम लोग को कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, चूँकि यहाँ पे लिखिएगा हल हल चूँकि त्रिभुज ए बी सी और बी त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई क्या है दिया गया है कि दो समबाहु त्रिभुज हैं, दो समबाहु हैं, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। ये हम लोग को दिया गया है त्रिभुज है, जिसमें क्या है तो जिसमें क्या है तो डी भुजा डी बिंदु भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु क्या है डी है। तो यहाँ पे लिख देंगे बीसी का मध्य बिंदु डी है। जब बीसी का मध्य बिंदु डी है तो कहने का मतलब ये क्या है, इसलिए क्या होगा कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा ना 1/2 बी सी के, बी सी का आधा हो जाएगा ना बी सी का हाफ हो जाएगा ना अगर मध्य बिंदु है तो, ठीक है। तो बी सी का हाफ हो गया। अब हम लोग बी डी और बी सी का अनुपात निकाल देते हैं। तो बी डी और बी सी का अनुपात क्या है, बी डी और बी सी का अनुपात क्या है, तो इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं या करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग दो का इधर नहीं बी सी को इधर लाते हैं तो बी डी और अपान में क्या हो जाएगा बी सी, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ओके। अब यहाँ पे हो गया 1/2। अब हम लोग जो है चूँकि हम लोगों को यहाँ पे याद क्या करना है, यहाँ पे दे रहा है कि जो है त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी सी ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बटे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो इसमें से निकाला गया है। भाई अगर यह जो है इसका मध्य बिंदु है तो कैसे त्रिभुज बन सकता है बी डी ई,
ई, भाई एक की जगह पे ई रख दिया है इसको निकाल के, तो इसके संगत ए आ रहा है, ठीक है। तो संगत चूँकि जानना ज़रूरी है तो इसलिए हमने यहाँ पे निकाल के इसको बताया है। अब बी डी बटे बी सी बराबर 1/2, या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी सी बटे बी डी बराबर 2/1, क्योंकि हम लोग को पहले इस त्रिभुज को रखना है, ठीक है। क्योंकि पहले दिया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इस त्रिभुज का भुजा ऊपर होना चाहिए ना, उसके बाद से इस त्रिभुज का भुजा नीचे होना चाहिए, ओके। तो इसलिए हमने इसको पलट के लिख दिया या करके, ओके। अब जो है हम लोग लिखेंगे, अब जो है क्या रहेगा, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये जानते हैं ना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई मैंने इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का जो है संगत भुजा बी सी के संगत कौन है, त्रिभुज बी डी ई का संगत भुजा बी डी है। तो बी सी का वर्ग लिख सकते हैं हम लोग, बी सी का वर्ग बटे जो है क्या हो जाएगा, बी डी का वर्ग होगा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए बी सी बटे बी डी, तो बी सी कितना है, तो 2 है, अब बी डी कितना है, 1 है, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बटे में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। तो इसी को अब देखिए 4/1 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1, ओके। तो 4/1 होगा किसका अनुपात, तो त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज बी डी ई का अनुपात 4/1 हो गया। और अब हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अतः अभिष्ट उत्तर लिख देंगे, अभिष्ट उत्तर 4/1 है, ओके। बस इतना लिख देना है, अतः अभिष्ट उत्तर 4/1 होगा, ओके। अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नोत्तर, जैसे कि आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में हल करना है ना, उसी बेस पे हम जो है इसको हल कर रहे हैं। और पर डे आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, इसका नोट बनाते जाएंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या अब 2 का हम लोग ग कर लिए। अब इसके बाद से ग के बाद से जो है क्या आएगा, घ आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे घ, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हल, ओके, यहाँ पे लिख देंगे हल। अब इसमें जो है क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, घ में कह रहा है कि बिंदु ए बी और माइनस में ए माइनस में बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए बी और माइनस में ए माइनस में बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है क्या, बिंदु कितना दिया, बिंदु ए और बी है, और क्या है, ए माइनस में ए माइनस में बी है, यही ना है, बिंदु इतना एंड इतना का जो है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, बीच की दूरी ज्ञात करने हैं। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सबसे पहले इसकी तुलना हम लोग जो है x1 और y1 और x2 y2 से मान निकाल लेते हैं। अगर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि
दिया हुआ बिंदु अगर इतना है तो x1 और y1 का मान हम लोग को यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है लिखेंगे माना क्या कि x1 बराबर इसमें से हो जाएगा a है, x2 बराबर क्या हो जाएगा इसमें से, क्योंकि भाई दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के लिए निर्देशांक में हम लोग को x अक्ष और y अक्ष का मान चाहिए। तो x अक्ष का मतलब x1 का मान चाहिए हम लोग। तो x1 का मान है पहला बिंदु है, तो यहाँ से ले लेंगे x1 y1, यहाँ से ले लेंगे x2 और y2। तो यहाँ से जो है हमारा निकल जाएगा x2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में a, y1 का मान कितना हो जाएगा तो माइनस में y1 का मान हो जाएगा b, और y2 का मान यहाँ से लेंगे और y2 का मान यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में b। ओके, अब इसको जो हम लोग दूरी सूत्र से जो है ज्ञात कर लेंगे। दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होता है, तो d बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है, प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है ना। अब इसको हम लोग जो है इसमें मान भर देते हैं। तो मान भरने के लिए ऐसे हम लोग जब लगा देंगे ना इम्प्लाइज, तो समझ लीजिए कि इसमें मान रखा जा रहा है। तो d बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में, अब इसमें मान रखिए x1 का मान क्या है a है, माइनस में x2 का मान कितना है, तो x2 का मान माइनस में a है, और यहाँ पे ऑलरेडी सूत्र में a है। तो जब माइनस माइनस रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में। ओके, प्लस में हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, तो इसको प्लस में a लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे प्लस में। अब यहाँ पे y1 है तो y1 का मान b है, और यहाँ पे क्या है तो माइनस में y2 है, माइनस में y2 का मान अगर माइनस b रखते हैं तो ये भी हो जाएगा प्लस में b। समझ रहे हैं ना, इसका समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो जब माइनस माइनस यहाँ पे रखेंगे माइनस b, और फिर जो है माइनस b की जगह पे और यहाँ पे जो है पहले ही माइनस लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट इसको प्लस में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रूट में लेके और इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस a दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a और इसका वर्ग, प्लस में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b और इसका वर्ग हो जाएगा ना। अब बराबर करके इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, अंडर रूट में अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, और a का भी वर्ग हो जाएगा तो a का वर्ग दिखाएगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 2b का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद से बच जाएगा a का वर्ग और प्लस में b का वर्ग बच जाएगा। ओके, अब देखिए 4 का वर्ग है तो इसको हम लोग 4 है यहाँ पे और टोटल का गुणा है इन सब के साथ, तो अगर ऐसे है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और फिर इंटू में जो लिख सकते हैं a का वर्ग और प्लस में b का वर्ग। ओके, अब इसको देखिए 2 पे वर्ग है और रूट में है, यहाँ पे गुणा है इन दोनों के बीच, तो जो है हम चाहे तो इसको अब बाहर ले सकते हैं। तो 2 का वर्ग है रूट में है, तो 2 को जो है बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद से रूट में आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो अभिष्ट उत्तर आपका जो है क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट उत्तर, यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट उत्तर है 2 अंडर रूट में a का वर्ग प्लस में b का वर्ग। ओके, तो यह आपका आंसर हो गया, अभिष्ट उत्तर हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब तीसरा खंड 3 का क है कि x प्लस 2y बराबर 7 और x माइनस 3y बराबर 8 माइनस में 8 हो को हल कीजिए। x प्लस 2y बराबर 7 और x माइनस 3y बराबर -8 को हल कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हम लोग का समीकरण यहाँ पे कि x प्लस 2y बराबर 7, तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। इसके बाद से x माइनस 2y बराबर -8, इसको समीकरण 2 ले लिया। अब इसको हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है, तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हम लोग लिखेंगे विलोपन
विधि से इसको हल करेंगे तो अब देखिए ये जो है x प्लस 2y बराबर 7 है, यह x माइनस 3y बराबर -8 है। यदि हम लोग जो है समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो ये वाला पद बिला जाएगा, बिलाने का मतलब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से अगर हल कर रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण खाली समीकरण ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो पहले लिख लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 7 और x माइनस 3y बराबर -8। ओके, और घटाना है तो सबका चिन्ह बदल देंगे। ओके, सबका चिन्ह बदल देना है तभी ना घटेगा, तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। अब जो है घटा देते हैं तो घटाएंगे तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है ये माइनस में ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस है तो जुट जाएगा। तो 3 और 2 5 y हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। ओके, अब y बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 15 बटे हो जाएगा 5। अब 5 तिया 15, तो y का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 3। इसके बाद से जो है यहाँ पे फिर लिख सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 3 को समीकरण अब देखिए आप लोग पेपर में जब लिखना होगा ना तो आप लोग इसके नीचे ही लिखते जाइएगा, ठीक है ना। इसके नीचे हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं ताकि आप सबको दिखाई दे एक ही वीडियो के अंतर्गत, इसीलिए इसको साइड में लिख रहे हैं। आप लोग इधर जगह है तो इधर लिखते जाइएगा। ओके, अब y बराबर 3 को समीकरण किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, में यहाँ पे लिखेंगे रखने पर, तो रख दीजिए। तो इसमें रखिए तो यहाँ y के जगह पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 और y के जगह पे 3 अब बराबर हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x प्लस 3 दूना 6 बराबर यहाँ पे हो गया 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 7 में से 6 घट जाएगा बराबर हो जाएगा 1। ओके, तो यह हो गया x बराबर 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः अभिष्ट उत्तर, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः अभिष्ट उत्तर, दूसरे पेन से लिखिएगा आप लोग, ब्लैक से लिखिएगा, अतः अभिष्ट, ऐसे जरूर लिखिएगा, अतः अभिष्ट उत्तर, उत्तर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। अतः अभिष्ट उत्तर x बराबर 1 और y बराबर 3 है, y बराबर 3 है। ठीक है, बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद से जो है हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या इसका जो कौन सा देखेंगे, ख देखेंगे ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 3 का कौन सा होगा, क के बाद से ख, तो यहाँ पे लिखिएगा ख। ओके, और यहाँ पे फिर से वही बात, क्या लिखिएगा हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हल में आप देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गुणनखंड विधि से समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस में 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समीकरण लिखेंगे हल में, हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण को। तो हम लोग को समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है √2x² प्लस में 7x और प्लस में 5√2। ओके, तो इसको जो हम लोग को सॉल्व कर लेना है गुणनखंड विधि से, बराबर दिया हुआ है 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हम लोग को सॉल्व करना है। ओके,
तो अब देखिए गुणनखंड करने का तरीका हम आप लोग को बताए होंगे कि क्या करते हैं, मध्य पद को बांट के इसका गुणनखंड करना है तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अंडर रूट में 2 का गुणा करेंगे 5 अंडर रूट 2 में, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2, इसके साथ 5 रहेगा ही रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 10। अब 10 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि गुणा करें तो क्या हो जाए, इसका मध्य पद के बराबर हो जाए गुणा करने पर, जैसे कि 2 और 5 हो जाएगा इसका। कैसे, इसका गुणा करें तो मध्य पद के नहीं, इसको जोड़े माने इसको जोड़े या घटाए तो जो है मध्य पद का वाला संख्या आ जाए, मध्य पद वाला संख्या आ जाए, इन दोनों को आपस में गुणा करें तो ये वाला संख्या इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। इसका और इसका जो गुणनफल 10 आया है ना, तो 10 के बराबर हो जाए, तो 2 5 10, गुणा करने पर 10 हो जा रहा है और योग करने पर जो है इसका मध्य पद आ जा रहा है। इसका मतलब हमने जो जोड़ा बांटा है, जो जोड़ा लगाया है, यह बिल्कुल सत्य है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में 2x का स्क्वायर प्लस में, अब लिख देंगे 2x, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा 5x। ओके, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 5 अंडर रूट में 2, इसके और इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस बात को हम लोग ऐसे लिख देना है, बराबर हो गया 0। ओके, अब इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखिए जब ये गुणनखंड हो गया, इसका आप समझिए गुणनखंड हो गया, अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इसमें से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन निकल गया। उसके बाद से जो है देखिए क्या कॉमन लिया जाए कि दोनों कोष्टकों में बराबर आए, तो देखिए यहाँ पे जो है अगर यहाँ से हम लोग 5 निकाल लेते हैं तो इसमें जो है अंडर रूट 2 बचेगा, तो यहाँ भी अंडर रूट 2 बचना चाहिए, तो अंडर रूट में 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें x अंडर रूट 2 तो आराम से जो है काम बन जाएगा। देखिए अब अंडर रूट 2 अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे ना, हाँ अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 यहाँ से निकल गया तो x बच जाएगा, क्योंकि x भी निकल गया इसमें से एक, तो एक x बचा। अब प्लस में अब इसको देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं ना, तो एक अंडर रूट 2 बाहर हो जाएगा तो एक अंडर रूट 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में 2। ओके, अब प्लस में जो है यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन निकल गया। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या बचेगा, तो x बचेगा और प्लस में अंडर रूट 2 बच जाएगा, यानी कि हम लोग को दोनों ब्रैकेट में समान संख्या मिल गया, यानी कि हम लोग का गुणनखंड अच्छा है। ठीक है, तो ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लेना है, तो x और अंडर रूट 2 जो है एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x अंडर रूट 2 और प्लस में जो है क्या 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, इसमें से कोई एक ले लेना है, तो x प्लस अंडर रूट 2 ले लेना है, बराबर 0 लिख देना है। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब इसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसका और इसका गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर इसका और इसका गुणनफल 0 के बराबर है तो इसका मतलब कि इतना बराबर 0 लिख सकते हैं या इतना बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x अंडर रूट 2 और प्लस में 5 बराबर 0, या हम लोग लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो माइनस में 5। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का आपस में गुणा का संबंध है, आज जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो माइनस में 5 अब बट्टे में हो जाएगा अंडर रूट 2। ओके, तो माइनस में 5 अब बट्टे अंडर रूट 2 हो गया, तो x बराबर हो गया माइनस में 5 बटे अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए दो भाई द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान आएंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट 2, तो x बराबर हो गया माइनस में अंडर रूट 2। तो इस प्रकार आपका जो है क्या सॉल्यूशन निकला, तो आपका सॉल्यूशन निकला
कि x के 2 मान आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम लोग जो है उत्तर लिख देंगे। क्या लिख देंगे उत्तर में? उत्तर में लिख दीजिएगा कि अतः, उत्तर जरूर स्पष्ट कीजिएगा, अतः माइनस में 5/√2 और ये कितना आया माइनस में √2 और माइनस में √2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। द्विघात समीकरण के मूल होंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा मूल होंगे। मैंने आपको यूपी बोर्ड में ऐसे ही लिख के हल करना है। ओके, मैंने सेम यूपी बोर्ड का जो है फॉर्मेट बता रहे हैं कि आप लोग को एग्जाम में कैसे लिख के हल करना है। ओके, इतना जो है आप लोग को लिख के हल कर देना है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 3 ख के बाद से आपका क्या आ जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का ग। यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ग। क का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8, 1, k-4 और 2, -5 संरेखीय है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए अब यहाँ पे दिया है हम लोग को, दिया गया बिंदु क्या है? तो दिया है बिंदु हम लोग को दिया गया है 8, 1, k -4 और 2 -5 संरेखीय है। तो देखिए यदि एक ही संरेखीय का मतलब कह रहा है कि तीनों बिंदु जो है क्या है, एक ही रेखा पे है। ये एक तीनों बिंदु क्या है? तो एक रेखा पर स्थित है। तो अगर यह एक रेखा पे स्थित होंगे तीनों बिंदु, तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इन 3 बिंदु से त्रिभुज बने तो वह जो है क्या, उसका क्षेत्रफल 0 नहीं होगा? इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यदि बिंदु इतना इतना संरेख है तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा और हम लोग को जो है इसमें अब हम लोग को x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से ले लेंगे x1, ठीक है, y1, इसको मैंने पहला बिंदु है तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, यहाँ से तीसरा बिंदु है तो x3 y3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही मान लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से तो x1 बराबर लिख लेते हैं, x1 बराबर क्या हो जाएगा 8। ओके, x2 बराबर क्या हो जाएगा? तो x2 बराबर हो जाएगा आपका k। और x3 क्या हो जाएगा आपका? तो x3 बराबर हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पे y1 का मान ले लेते हैं, तो y1 का मान आपका आ जाएगा 1 और y2 का मान कितना होगा आपका? तो y2 का मान माइनस में हो जाएगा 4 और y3 का मान आपका कितना हो जाएगा? तो y3 का मान आपका हो जाएगा माइनस में 5। यहाँ से ले लेना है। ओके, ऐसे लिख लेंगे ताकि सुविधा रहेगा यहाँ मान रखने में सूत्र में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा यदि ये बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो यहाँ पे लिख देंगे अर्थात लिख दीजिएगा, अर्थात जो सूत्र है, तो त्रिभुज का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है कि 1/2 और 1/2 और इसको क्या लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में x1, उसके बाद से y2 माइनस y3 प्लस है, यहाँ पे प्लस रहेगा, उसके बाद से x2 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस में x3, तो x3 के साथ क्या आएगा? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 आएगा, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बराबर लिख देंगे 0। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1/2 इस टोटल के साथ गुणा है, तो अगर इसको इधर ट्रांसफर करें तो यह हो जाएगा 0 के बराबर, माने यह हो जाएगा 0, इधर आएगा तो भाग देंगे तो यानी कि हम लोग खाली इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं ना इसको ट्रांसफर करने पर। तो यहाँ पे या करके लिख सकते हैं हम लोग, या इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो भाग होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x1 और y2 माइनस y3 अब प्लस में x2 अब y3 माइनस y1
और प्लस में x3 इसको लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बराबर 0। ध्यान दीजिए, आप लोग इधर उधर मत देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, अब इसमें मान रख देंगे। तो इसमें मान रखेंगे तो x1 का मान कितना होगा, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे भर देंगे 8। y2 का मान कितना होगा, y2 का मान -4, तो यहाँ पे लिख देंगे -4। माइनस में y3, तो y3 का मान कितना है, तो y3 का मान माइनस में 5 है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस में 5 डायरेक्ट लिख देना है। पहले से ही प्रैक्टिस करके रखिए कि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो डायरेक्ट मान रखेंगे तो प्लस में लिख देना है। ओके, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ओके, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर x2 का मान रखिए, तो x2 का मान k है, तो यहाँ पे लिख देंगे k। और इसके बाद से जो y3, तो y3 का मान कितना है, माइनस में 5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। उसके बाद से माइनस में y1 का मान 1 है, तो माइनस में y1 का मान 1 रख देना है। तो माइनस में y1 का मान कितना है, 1 है, प्लस में है तो माइनस के साथ आएगा। अब प्लस है x3, तो x3 का मान आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 भर देना है। उसके बाद से y1 का मान आपका 1 है, तो 1। अब माइनस में y2 का मान माइनस में 4 है, यहाँ भी माइनस है तो इसको प्लस कर लेंगे और यहाँ पे रख देंगे 4, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा। तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस माइनस का गुणा होगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है यहाँ सूत्र में। तो जब माइनस माइनस रखेंगे तो गुणा होगा इसका, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट प्लस में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से जो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, तो 8 और ब्रैकेट में लिख दीजिए 1। ओके, प्लस है तो प्लस, इसके बाद से यहाँ पे देखिए -5 है -1 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, के ब्रैकेट में लिखिए माइनस में 6 भाई, -5 और -1 जुट जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो के इंटू जो है -6 लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद से 4 1 5, 5 दूना 10 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या है। तो 4 1 5 और 5 दूना 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे ना तो गुणा हो जाता है। बराबर लिख दीजिए 0। ओके, अब 8 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। अब प्लस में जो है के, अब माइनस में जो है 6 है, के माइनस में 6 रखिए, के आप ब्रैकेट में -6 रखिए, इसको अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। बराबर जो है प्लस में जो है क्या है 10 है, तो 10 रखिए बराबर 0। अब 10 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। तो के माइनस में 6, के -6 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, के -6 सॉरी के -6, अब प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 10 8 18, तो यह हो गया 18 बराबर हो गया 0। 18 को इधर लाएंगे तो अब देखिए जब ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो के का इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में के इंटू 6, माइनस में के इंटू 6 लिख सकते हैं। बराबर जो है अब इसको इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 18। ओके, अब जो है 6 को भी इधर लाएंगे तो माइनस में के बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 18 माइनस में रहेगा बट्टे में 6। अब 36 18 3, तो जो है माइनस के बराबर हो गया आपका माइनस में 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, तो के बराबर हो गया आपका 3। तो अभिष्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, के का मान जो है क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट उत्तर, अभिष्ट माना होता है जो चाहिए। ठीक है, तो अभिष्ट उत्तर के बराबर हो जाएगा 3। बस अभिष्ट उत्तर लिख दीजिए, अभिष्ट उत्तर के बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए घ, तीसरा का घ, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। तो इसको हल करेंगे। देखिए अब आपका जो है त्रिज्याखंड कैसे बनता है आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए त्रिज्याखंड कैसे बनेगा। ये आपका वृत्त हो गया और वृत्त में जो है यहाँ से और ऐसे जो है काट दिया गया है 60 डिग्री पे। ओके, ये जो है 60 डिग्री पे काट दिया गया है। ये त्रिज्या का मान दिया हुआ, इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे ना, और इसको जो है त्रिज्याखंड बोलेंगे। तो हम लोग को इसका मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये जो है थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके,
तो यही हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है माना वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड का कोण जो है थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो अब हम लोग जो है इसको जो है जानते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का। तो अब इसको जो है मान रख दीजिए यहाँ पे, पुट द वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख देंगे। अब बट्टे में जो है 360 है तो 360 रख देंगे। इंटू पाई का मान कितना रख देना है, तो 22/7, क्योंकि इसका मान कुछ दिया नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। नहीं तो दे देता है कि पाई का मान जो है 3.14 लेके हल कीजिए, तो नहीं दिया है तो 22/7 रख देंगे। और इसको जो है आर की जगह पे क्या भर देना है 6, क्योंकि त्रिज्या है और इसका वर्ग है तो वर्ग। ओके, अब इसको जो है लिख देंगे 6 से जो है 0 से 0 कैंसिल, 6 छके 36 6 हो जाएगा, तो 6 छके 36 हो गया। और फिर अब जो है अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/6 लिख सकते हैं इंटू 22/7 लिख सकते हैं। और 6 का वर्ग है तो 6 का वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 6 से 6 काट दीजिए तो क्या बचेगा, अब 22/7 और गुणे क्या बचेगा 6। ओके, तो 22/7 और 6 का गुणे 6 का इसमें गुणा कर लीजिए। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 13, तो 132 हो जाएगा। ओके, 132 हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका डायरेक्ट गुणा कर लीजिए और बार बार लिखने क्या हो सकता है, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 13, तो 13 132/7 हो जाएगा। तो जो आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया इतना वर्ग, और सेंटीमीटर में है तो सेमी, ठीक है, इतना वर्ग सेमी। देखिए अब मेमोरी फुल हो गया, ठीक है ना, ये घंटी बजने का मतलब मेमोरी फुल हो गया। तो इसीलिए आप लोग को हम कहते हैं कि एक वीडियो में सारा जो है सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। अब मेमोरी फुल हो गया तो 2-4 मिनट और जो है रिकॉर्डिंग हो सकता है, यही दिक्कत है। कोई बात नहीं है, पर डे का आप लोग वीडियो देखिए और पर डे नोट बनाते जाइए, एक ना एक दिन जरूर कंप्लीट कर देंगे सभी खंडों को। ओके, तो इसको जो है देख लीजिए। तो ये हो गया आपका 132/7 वर्ग सेमी, और यह आपका जो है प्रश्नोत्तर संख्या 3 सभी खंड हो गए। इसके घ तक थे तो सभी खंड हो गए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल और सवाल के साथ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। जो भी है, जैसा भी आप लोग का फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि सभी सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए, इस अंशाल पेपर का सभी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग जो है क्या कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़िए, मन से पढ़िए।